जब हनी सिंह पहली बार आपके सामने म्यूजिक लेके आए थे, तब आपको कैसा लगा था? क्यों एकदम नया था आपके लिए? मैंने पहले शॉट में ही ओके कर दिया था, क्योंकि हम सबकी सोच से बहुत आगे था वो। आपका नाम अशोक मस्ती कैसे पड़ा? पैशन के लिए पहले आपका घर में विरोध होता है, फिर आपका मोहल्ले में होता है, फिर गली वाले बोलते हैं, फिर शहर वाले बोलते हैं। तो फिर अगर वो जुनून आपका सर चढ़ जाए तो फिर तो आपको लोग यही कहते हैं, ये पागल हो चुका है, इसका इलाज नहीं है। नासा तक ये सोचता है कि इतने साल पहले गुरु नानक देव जी ने ये कैसे लिख दिया, पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। कुछ म्यूजिशियंस जो विदेश भी चले गए हैं और वो वहां जाके एंटी नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज पर आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिन साहब पे आजकल फिल्म भी बनी है, चमकीला साहब पे भी, उनके भी गाने ऐसे ही होते थे कि आम जो एक फैमिली वाले लोग थे, वो पसंद नहीं करते थे कि हमारे जहाँ पे बहनें बैठी हैं, यहाँ पे बहुएं भी हैं, जहाँ पे माता भी बैठी है हमारी, तो वो उनके सामने ऐसी गायकी या ऐसी पोइट्री सुनना पढ़े लिखी फैमिलीज पसंद बिल्कुल नहीं करती, स्पेशली शहरों के जो लोग। सो वेलकम अशोक सर। हम आपका बहुत बहुत वेलकम है एपिक टॉक्स के इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले तो आपको देख के ना एक अलग सी वाइब आ रही है। सीरियसली अभी आप ऑफ कैमरा निकले और बात कर रहे थे कि बहुत एक अच्छा सा लग रहा है। अलग सी खुशी हो रही है आपको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे लग रहा है हमें जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत खुशी हो रही होगी हमारी। अभी अब बातें हम शुरू करेंगे। थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, शुक्रिया। तो बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप म्यूज़िक के अंदर आए, कैसे सबसे पहले आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कैसे म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ा। वैसे तो जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, हज़ारों की गिनती होगी, उसमें ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो हर बार एक तरीके का जवाब होता है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि नए तरीके से जवाब दूँ। बिल्कुल सर। म्यूज़िक में म्यूज़िक लाइन में कोई आता नहीं है। म्यूज़िक एक ऐसा पैशन है जिसमें ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो है, वो जिसको चाहता है वही इंसान गा सकता है। तो बचपन में ही मुझे लगता था कि मैं शायद गाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या इसका दूसरा पहलू देखें तो ये कि मैं स्टडीज़ में बहुत वीक था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो एक ये ईज़ी रास्ता था कि गाना सुना दो और सब टीचर खुश हो जाते हैं। तो जैसे बड़े सारे हर उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अलग-अलग एज में अपने पैशन को पहचानने में कई बार देरी कर देते हैं, या कई बार उनको लगता है यार पढ़ाई से बचने के लिए स्पोर्ट्स पकड़ लें या म्यूज़िक पकड़ लें, या वो कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैशन आपको खुद को पता होता है, जो आपको सोने ना दे, जो आपको जाग भी रहे हों और आप मान लो किसी स्टडी कर रहे हैं या आप किसी अपने क्लास में हैं, स्कूल में हैं, तो उस वक़्त भी आपको उसी चीज़ का ध्यान आता रहे, जो आपका पैशन है, तो समझिए ये सिम्पटम्स हैं कि आपको ये बीमारी लग चुकी है। तो ये तो ये आपको कौन सी एज से पता पड़ा? बचपन 5वीं, चौथी, 5वीं, 6वीं में होऊँगा मैं, तब से ही। तो स्कूल में मैं जब गाता था तो टीचर्स बड़ा पसंद करते थे, और उससे मेरी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाती थी। जैसे तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज से भी बिलो था, तो वो स्पोर्ट मिल जाती थी, यार चल लड़का गाता है तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। जितने भी अब आज भी स्कूलों में देखें, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा स्विमर है या अच्छा स्पोर्ट्स में है या अच्छा गाता है या अच्छा पढ़ाई को पेंटर है, थोड़ा वो कर दिया जाता तो है। उनको थोड़ा-सा वो मिल जाती है, एक एडवांटेज मिल जाता है, तो मुझे भी मिला। और स्कूल टाइम से ही मैंने गाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे वो फिर पैशन जो था वो। सर, आपकी फैमिली में कोई म्यूजिक में था? नॉट एग्ज़ैक्टली। मेरे फ़ादर साहब को जब पता चला कि मैं गाता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा इनाम दिया मुझे, बहुत मारा-पीटा, अच्छी अच्छी खासी सेवा हुई मेरी कि ये कौन-सा काम पकड़ लिया तुमने। तो उससे पता चलता है कि घर में कोई दूर-दूर तक किसी का गाने बजाने से कोई लेना-देना नहीं था। तो अपने फादर को बताया कैसे कि मेरा म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है? वैसे गाते जब स्कूल से घर आना वापस, तो जो सब खाना खा रहे हैं या पिताजी दुकान से आके खाना खाते, तो मैं ऐसे वो जो हमारी तख्ती जिस पे लिखते थे हम, वो उसको बजा के गा रहा हूँ, तब उन्होंने कभी देख लिया, या कभी कोई घर में रिश्तेदार आए हुए हैं तो उनको मैं पकड़ के गाने सुनाता था, तो तब उनको पता चला, तो उन्होंने समझाया कि ये ठीक काम नहीं है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं। तो पंजाब में इस बात को आज से जो जब भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन दिनों में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था
म्यूज़िक को। तो काफ़ी रोका टोका, लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था। अगर मान जाता तो आपके सामने नहीं होता आज। तो मेरी सिस्टर थी बड़ी, अभी भी हैं, वो कनाडा हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे फिर वो हमारे शहर में ही मेरे गुरुजी श्री मुकुट बिहारी शर्मा जी, जिनसे मैंने गाना सीखा, उनके पास चला गया। ऐसे ही किसी दिन कोई दोस्त ले गया, तो उनसे संगीत की थोड़ी बहुत बारीकियाँ जितनी मेरी समझ में आ सकती थी वो सीखी। और थोड़े राग जो हमारे पंजाबी गाने में जितने भी हो सकते हैं, वो 4-5 राग उन्होंने तैयार करवाए। हारमोनियम सीखा तो फिर थोड़ा और आसान होता गया। फिर स्कूल के बाद कॉलेज में जब एंट्री ली, तो कॉलेज में फिर तो आपको पता है गाने वाला हीरो हो जाता है। और वो भी पंजाब जैसी स्टेट में। पंजाब में 2 ही चीज़ों का लोगों को शौक है, या तो गाने का या कनाडा जाने का। तो वहाँ से फिर ये। और गुरुजी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? एक जगह मैं ऐसे ही की शादी का फंक्शन था, तो ऐसे होता है ना कि जैसे कोई मौका मिल जाता है, यार इसकी शादी पे, वहाँ पे हम खड़े सुन रहे हैं, कोई सिंगर आया हुआ था, मैं छोटा सा था, तो मैं स्टेज पे मैंने भी एक गाना गाना। तो जब गाना गाने गया तो वहाँ पे वो मेरे गुरुजी सुन रहे थे, वो वहाँ पे आए, तो मैंने गाया, मैं अच्छा खासा छा गया, पैसे वैसे भी अच्छे इकट्ठे हो गए। तो बाद में मुझे मिले, "भी अशोक, तू गाता अच्छा है, लेकिन तेरे को सीखना चाहिए, जो बीच में 1-2 जगह आती है गाने की, तो वो तुम्हारी ठीक नहीं थी।" तो मैं कहा, गुरुजी, मुझे पता था कि ये सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा, जी मैं सिखाऊंगा आपको। तो वहाँ से फिर उन्होंने ढूंढा मुझे कि ये बंदा सीख सकता है। अच्छा, वो पहला कौन सा गाना था जिसके बाद घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये बंदा कुछ करेगा? वो एग्जैक्टली कोई गाना तो नहीं था, लेकिन जब पिताजी ने ये मान लिया कि अब ठीक है, अब ये कोई और कुछ नहीं कर सकता, यानी आप जिद पे अड़ गए थे बिल्कुल कि उसके बिना तो जिद ही होती है किसी भी पैशन के लिए। पहले आपका घर में विरोध होता है, फिर आपका मोहल्ले में होता है, फिर गली वाले बोलते हैं, फिर शहर वाले बोलते हैं। तो फिर अगर वो जुनून आपका सर चढ़ जाए, तो फिर तो आपको लोग यही कहते हैं, ये पागल हो चुका है, इसका इलाज नहीं है। क्योंकि फिर आप किसी को भी पकड़ के सुनाते हो। फिर आप अपनी जो इनोवेशन चीज़ें होती हैं, आपकी जो चीज़ें तैयार करते हैं आप, वो आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, सुनने वाला, देखने वाला, या जो आपकी, मान लो डायरेक्टर, तो आप चाहते हो कि बेशक मैं फ़ोन पे शूट करूँ, कोई देखने वाला हो जो इस बात को समझे। तो ऐसे ही मेरे टाइम में तो शहर में जो भी गाना सुनने का शौकीन होता, तो उसको पकड़ के मैं बिठा लेता था, मेरा गाना सुनो। तो लोग मुझसे, यार ये आप पीछे पड़ गया, अब सुना के छोड़ेगा। और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहता था? यानी जो आपके साथ के थे बिल्कुल क्लोज वन? वो उनका रिएक्शन तो अच्छा था, क्योंकि स्कूल में सब वो फिर मेरी मंडली में ही थे। ओके। तो उनको तो मेरी वजह से उनको भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाता था कि ये उसी ग्रुप के हैं। तो स्कूल क्लास फ्रेंड्स तो सारे अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स तो किसी भी आप दौर के रहे हों, या आज के फ्रेंड्स हो या पहले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ही होते हैं। उनको तो अच्छा लगता है कि यार हमारा भाई, हमारा यार, या हमारा मित्र ये कर रहा है ना, वो कर रहा है, चलो ये 4 जगह लोग जानते हैं इसको। तो फिर जहाँ जहाँ जाते थे, हमारी जैसे 4-5 लोगों की मंडली होती थी, तो उस सबको सम्मान तो मिलता ही था। और सर फिर इसके बाद आपका नाम अशोक मस्ती कैसे पड़ा? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्योंकि मैं, हाँ, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा गुरदास मान साहब ने आपको इनाम दिया जी, था। जी, जी। एक्चुअली में जब मैं पहले मैं हिंदी गाने गाता था स्कूल में, बाद में जब मान साहब को मैंने टीवी पे देखा, तो मैंने उनके गाने गाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने एक बार मुझे कहीं गाते हुए सुना, तो वो बोले, यार ये मुंडे नु बुला के लेके आओ। इसको उन्होंने बुला आपको के, खुद बुलाया? हाँ, वो किसी को बोला, जिनके घर में फंक्शन था, वहाँ पे वो आए हुए थे, तो वहाँ मैं गा रहा था। तो मुझे कह रहे, तेरा नाम की है? मैं कहा, जी अशोक सचदेवा। अशोक सचदेवा ये कोई नाम है? ऐसे लग रहा है प्रॉपर्टी डीलर है कोई। ऐसे लग रहा है। मैं कहूँ, भाजी, अब कहते, नहीं यार, जितना मस्त हो कि तुम गाते हो, तुम्हारा नाम मस्ती टाइप होना चाहिए, मस्ती मस्ताना टाइप होना चाहिए। उन दिनों में उनकी एल्बम आई हुई थी मस्ती, उसका टाइटल भी ये था। तो मैंने कहा, जी मैं आपका मस्ती वाला गाना भी बड़ा अच्छा गाता हूँ, मस्ती मना मैं खाने। मैंने सुना, जब मैं उन्होंने सुनाया तो उसमें 6-7 बार वो नाम आता है, मस्ती मना मैं खाने आ, ओ मस्ती मना मैं खाने आ, ओ मस्ती मना मैं खाने आ, मस्ती मना। तो 4-5 लोग सुन रहे थे पास खड़े हुए वहां पे, यार पाजी यही नाम बढ़िया है इसका, मस्ती। मस्ती। कह रहे, जी आपका नाम आज से आपका नाम मस्ती हुआ। तो यहाँ से वो मस्ती की शुरुआत हुई। तो फिर मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स पे वो नाम चेंज कराया, और फिर वहाँ से मस्ती की यात्रा शुरू हुई। अभी आपका लीगल नेम भी अशोक मस्ती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने अपना पुराना सारा इतिहास जला के फेंक दिया, यही मेरा नाम है। मतलब पहली बार जब गुरदास मान साहब ने आपको बुलाया था सामने से, तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा? मुझे बुखार हो गया था।
लिटरली ऐसे लग रहा है मुझे, अब मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे सबके आइडियल ही वो थे। हाँ, हम मतलब कि पंजाब का ऐसा कोई सिंगर नहीं होगा हम्म, जो पिछले 40-45 साल से पंजाब से बिलोंग करता हो और जिसका कैरियर 30-35 साल पहले, 40 साल शुरू हुआ हो और उस बंदे को गुरदास मान से प्यार ना हो। सही बात है, जिसके गाने मतलब सुने हो बस और एकदम पंजाब से नहीं, सामने। इंडिया भी नहीं, इंटरनेशनल लेजेंड है जी वो। जी जी। इस बात का एक बड़ा साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। जिन दिनों में मान साहब की शुरुआत होती है 80 के दौर में, 80, 82, 83 के दौर की बात है, तब सारे पंजाब में जो गाने चलते थे बड़े ही वल्गर गाने चलते थे, ड्यूट सॉन्ग चलते थे, जिसको आप एक फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते थे। तो जितने भी दुगाने जिन साहब पे आजकल फिल्म भी बनी है, चमकीला साहब पे भी, उनके भी गाने ऐसे होते थे कि आम जो एक फैमिली वाले लोग थे वो पसंद नहीं करते थे कि हमारे जहाँ पे बहनें बैठी हैं, यहाँ पे बहुएं भी हैं, यहाँ पे माता भी बैठी है हमारी, तो वो उनके सामने ऐसी गायकी या ऐसी पोइट्री सुनना पढ़े लिखी फैमिलीज पसंद बिल्कुल नहीं करती, स्पेशली शहरों के जो लोग थे। तो गुरदास मान साहब जब आए तो उन्होंने एक साफ सुथरा वर्ड, साफ सुथरी गायकी, साफ सुथरा एक मीनिंगफुल चीजें लेके आए। बाकी दियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, अजकल मुंडे कुड़ियां नूं सब माफ होना चाहिए, ऐसी पोइट्री उनकी आई थी। दिल दा मामला है कुछ तो करो सजन, तौबा खुदा दे वास्ते, जिद ना करो सजन, की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वाह गुरु जाने। तो अच्छे अच्छे बोल लोगों को सुनाई देने लग गए थे। सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किड्डी सोहनी लगदी दोपहर। तो ये एक कॉलेजेस से निकले हुए जो स्टूडेंट्स थे, जो ऑडियंस थी, उनको ये पोइट्री और ये गाना और ये अंदाज, हैंडसम एक बंदा है ना, सुंदर सी दाढ़ी है, डफली लेके गा रहा है, तो एक हीरो के तौर पे मान सब उभरे। तो हम सब उनके फॉलोअर थे क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनसे, हम तो स्कूल से अभी चल ही रहे थे उस यात्रा पे। तो उन्होंने पूरा एक एरा बदल दिया, पूरा एक एरा हमारा चेंज हो गया पंजाबी पोइट्री का, गायकी का। फिर वहां से वो पोइट्री और गायकी जो मुश्किल से दिल्ली तक भी नहीं पहुंचती थी, वो फिर इंटरनेशनल उसका, फिर गुरदास मान साहब के तमिलनाडु में भी शो होने लगे, मुंबई में भी होने लगे, दिल्ली में भी होने लगे, विदेशों में भी हॉल 5-5, तो इस दौरान 10-10 आप हजार। कनेक्टेड थे सर के साथ? हम उनके शोज देखने जाते थे। मैंने ऐसा उनके साथ कभी कोई एसोसिएशन नहीं रखी कि मैं उनके बैक वोकल पे था या मैं उनको कोई उनको कंपनी देता था ऐसे, लेकिन हम शो जरूर उनका देखने जाते थे। कभी खन्ना कॉलेज में था एक मलोड, हमारे गांव में आसपास कॉलेजेस में जब, तो देखने जाते थे। तो सर कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि चमकीला का जो एरा था, जो समय था, वो गुरदास मान साहब की वजह से काफी इफेक्ट हुआ, नहीं या नहीं वो ऑडियंस शिफ्ट हुआ? ऑडियंस अलग अलग थी। उनकी ऑडियंस बेसिकली चमकीला की जितनी भी ऑडियंस थी उसको, उनको मैक्सिमम जो विलेजेस देहाती ऑडियंस, देहाती म्यूजिक वो लोग ज्यादा पसंद करते थे। हम्म, और कहीं कहीं जो हॉस्टल लाइफ में लड़के लड़कियां यंगस्टर्स, हॉस्टल लाइफ वाले, वो एक, क्योंकि उनका एक इंडिपेंडेंट अपना एक फ्रीडम होता है, तो उनको उस तरीके का लिटरेचर पढ़ना, उस तरीके का म्यूजिक सुनना वो पसंद होता है। अदरवाइज ओवरऑल सोसाइटी में ज्यादा गाना बदल चुका था 82-83 के बाद। तो वो सिमिलैरिटी यही थी कि उसी दौर में वो गाने चल रहे थे। उन दिनों में माहौल पंजाब का थोड़ा सा ख़राब हुआ, जिसकी वजह से ये मैसेज आता था कि इस टाइप के गाने नहीं गाने चाहिए। अखबारों में छपते थे, चेतावनियाँ, वार्निंग आती थी कि आज यहाँ पे इसको थ्रेट मिल गई, ये ऐसे गाने मत गाओ। तो ये पैरेलल चल रहा था। तो मान साहब को उस चीज़ से क्योंकि मान साहब की ऑडियंस वर्ल्ड वाइड हो गई थी, तो कहीं ना कहीं चमकीले की वजह से मान साहब या मान साहब की वजह से चमकीला कोई ओवरशैडो ऐसा कुछ नहीं और था। सर उस टाइम पे और भी सिंगर्स थे जो इस तरह के वल्गर गाने गा रहे थे अमर सिंह चमकीला के समय पे? बहुत थे, लेकिन वो वो नोटिस में नहीं होते थे। चमकीला का एक इतना चमक उसकी ऐसी थी कि उसका कोई भी रिकॉर्ड आ जाता था, उनका कोई शो होता था, तो लोग पागलों की तरह, विलेजेस के लोग पागलों की तरह उनको सुनने जाते। आपका क्या ओपिनियन उनके गानों पे? देखिए, मैं कहता हूँ चमकीले का जो पोइट्री है जितनी भी, जो उसकी पॉपुलर हुई ज्यादा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके बारे में आज उसको असेसमेंट करना ठीक नहीं होगा आज की डेट में। उसको वहां उस दौर में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आज वो वल्गर नहीं लग रहे आपको। हाँ। क्योंकि आज सोसाइटी वैसे ही बदल चुकी है। आज हमारे लिए ये बातें उतनी मायने रखती नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन
जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन दिनों में घूंघट था, जिन दिनों में फैमिलीज उस तरीके की कनेक्टेड थी, फैमिली में टेप रिकॉर्ड में गाना बजता, तो वो गाना ऐसे बजता था कि आप उसको, क्योंकि और आवाजें थी नहीं। आज तो साउंड, इतनी साउंड हो गई है, सबके अपने अपने फोन है। अगर मान लो कोई गाना अच्छा भी नहीं लग रहा तो आप अपना हेडफोन लगा लोगे। तो आज प्राइवेसी भी है, तब परिवारों में प्राइवेसी यही थी कि जो भी होगा सब इकट्ठा ही होगा, खाएंगे तो सब एक जैसा, पहनेंगे तो एक जैसा, सुनेंगे तो भी एक जैसा। तो ये आज असेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन ऑफ कोर्स तब के हिसाब से देखें तो ऑफ कोर्स वो, उनको अश्लील गानों का ही स्टार माना जाता था। और एक आर्टिस्ट के तौर पे तो खैर उनके गाने लिरिकली बहुत आर्टिस्टिक होते थे, बहुत क्रिएटिव होते थे, बस वल्गर होते थे। इस वजह से उनके गानों को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन उनकी मौत का भी वही कारण बना। मौत का कारण आज तक नहीं पता चला कि उनको उनके जो लिरिक्स उनके खराब थे, या जो अश्लील जिनको उनकी वजह से मारा गया, या उनको कुछ तो ये भी कहते हैं कि किसी आर्टिस्ट ने जेलसी की वजह से वो, जैसे हालात का देखिए, जब हालात बिगड़ते हैं तो उसमें बड़े सारे लोग निर्दोष भी मारे जाते हैं। तो हालात में उस वक्त कैसे हुआ, किसने किया, तो आज तक उस कुछ कंक्लूजन निकला नहीं उसका। और जब पंजाब में एक चीज़ देखी गई है, आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं, जो बड़े म्यूजिशियंस हैं, जो बड़े सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहे हैं जिनका गैंग्स के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिला है अभी तक, कि आपसी लड़ाई हुई, दो राइवल्स हैं, इसने उसको मरवा दिया, इस तरह की बहुत केसेस हमने सुने हैं। हाँ, ये पिछले जब सिद्धू की मौत हुई है, उस- सिद्धू मूसेवाले की, और सर उनके टाइम से भी बहुत पहले पंजाब में बहुत हमने सुना है कि ऐसे केसेस रहे हैं, आर्टिस्ट आपस में लड़ रहे हैं और गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा। नहीं, उससे पहले मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कोई 5-7-10 साल पहले तक भी ये चीज़ नहीं। देखो, आर्टिस्टों की एक अपनी दुनिया होती है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लोग आर्टिस्ट को इतना शिद्दत से चाहते हैं, क्योंकि हमारा रूट्स हैं, हमारे रूट्स गुरुबाणी से हैं। जो 10 गुरुओं की जो बाणी है, कबीर अपना, उसमें भक्तों की भी बानी है, फकीरों की भी बानी है। तो हमारी तो शुरुआत ही गुरबाणी से होती है। जब सुबह उठते हैं तो वो म्यूजिक में है। आप हैरान होंगे, वो मतलब कि इतने 100 साल पहले जब गुरु नानक देव जी ने लिखा तो उसको राग में लिखा कि ये इस राग में ये शब्द है। गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा तो उस पे साथ में शब्द के बोल हैं, साथ में मेंशन है कि इस राग में है। यानी राग म्यूजिक फॉर्म वाला राग, क्लासिकल राग जिसको बोलते हैं। राग गुजरी तोड़ी में है, भैरवी में है, भैरव में है, भोपाली राग में है, बागेश्वरी में है, आसावरी में है, वो मेंशन है उसमें सारे राग। तो जिस धरती के रूट्स ही इतने प्योर हों, तो म्यूजिक लोगों के रोम रोम में बसा है। तो म्यूजिक से जुड़ा जो भी अच्छा आर्टिस्ट होगा, पंजाब के लोग उसके लिए तन मन धन सब देने को तैयार हो जाते हैं कि आप बताओ क्या चाहिए। तो उसमें हो सकता है किसी आर्टिस्ट के साथ कोई ऐसा गैंगस्टर जुड़ जाए जिसको लगे कि यार ये आर्टिस्ट मेरी जान है, मैं इसकी सपोर्ट करूंगा, तो उसने सपोर्ट की होगी भले के लिए, लेकिन बाद में उसका गलत कोई फॉर्म बन गया, या उसका राइवल जो बंदा दूसरा गैंग था उसने उसका गलत फायदा उठाया। लेकिन आर्टिस्ट, कहीं भी कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है पंजाब में जो गैंगस्टर की सपोर्ट लेके स्टार बना हो, या कोई गैंगस्टर उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो। ऐसा नहीं है। जैसे 20 साल पहले फिल्मों के बारे में जाना जाता था कि इस फिल्म में उस दाऊद का पैसा लगा है या उसका पैसा लगा है। पंजाब में ये हालत नहीं। पंजाब में लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं। पंजाब के लोग आर्टिस्ट को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों का अपना एटीट्यूड भी है। उनको ये भी पसंद नहीं आता कि यार आर्टिस्ट को हम इतना प्यार कर रहे हैं, ये साला भाव नहीं दे रहा, ये बदतमीजी कर रहा है। तो वहां पे कई बार बाजी उल्टी हो जाती है। तो हमारे खून में है। तो ये एटीट्यूड, ये पैशन, ये एग्रेशन जो है पंजाबियों का, तो बेसिकली तो नॉर्थ इंडियंस का भी है, हरियाणा वाले भी उसी में आते हैं। आगे आप जम्मू कश्मीर में चलो तो ये हमारे नॉर्थ के खून में है। हमारे पानी में ये तासीर ऐसी कि हम थोड़े से एटीट्यूड में रहते हैं। ये अच्छी बात है, हर स्टेट का पर्सनैलिटी का ये हिस्सा होता है। और बाकी यानी हमने काफ़ी रिसर्च करी आपके बारे में, तो सर पता पड़ा था कि आप थिएटर भी करते थे पहले। जी जी जी। तो थिएटर से फिर यानी जब आप अभी बता रहे थे कि सबसे पहले आपने म्यूजिक स्टार्ट करा, उसके बाद थिएटर हुआ या कैसे क्या? ये भी स्टोरी है इंटरेस्टिंग। जहाँ से मैंने अपनी स्टडी की, गिद्धड़बाहा मेरा गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा और गुरदास मान जी का एक ही गांव है। जानी आजकल जो लिखते हैं
गाने जिनके सुनते हैं आप, जानी फेमस है, वो भी गिद्धड़वा का है, और भी बड़े आर्टिस्ट हमारे गांव से हैं। तो ये ब्लेसिंग है उस शहर को, उस गांव को। तो वहाँ पे कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं था ऐसा गिद्धड़वा में, बठिंडा में, कि मैं अपना गाना बजाना सब लोगों तक पहुंचा सकूं। ले दे के एक दूरदर्शन जलंधर था, जहाँ पे बस गाना आ गया तो आप पंजाब के लोग आपको जानने लग जाते थे। तो मेरे को किसी ने गाइड किया कि अब चंडीगढ़ आपको जाना चाहिए, वहां से आपको अपना गाने का कैरियर शुरू करना चाहिए। ये किस टाइम की बात है? ये 88-89 की बात होगी। ओके, यानी आपने कॉलेज कर लिया हाँ, था उस मतलब टाइम पे? मैं 12th में था, Okay. 12th के आसपास, 12th में हुआ था, पार्ट 2 में होगा जब। तो मुझे किसी ने कहा कि आप वहां जाओ। मैं कह यार मैं तो चंडीगढ़ में जानते नहीं किसी को। तो मेरे एक मित्र थे, मैं उनके साथ ऐसे थिएटर, वो थिएटर पर्सनैलिटी थे, उनके साथ ऐसे ही घूमता था, उनके पास बैठता था, गाने की बातें होती थी। वो कह रहा तू एक्टिंग किया कर। वो कह रहा है मेरा एक मित्र है वहाँ, मैं जानता तो नहीं, वैसे मिला नहीं, बट मेरी पत्र उनके साथ आते जाते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुमको वो थोड़ा एकोमोडेट कर लेंगे। तो मैं उनके पास पहुंच गया। उनका नाम कमल विद्रोही, जिनके पास मैं गया, जिन्होंने भेजा उनका नाम राज था, राजधीर। तो विद्रोही साहब के पास मैं गया तो विद्रोही साहब कह रहे यार कि मैं तो थिएटर का बंदा हूँ, मैं तेरी क्या हेल्प करूंगा। तो मैं कहा जी मैं तो इंटेंशन म्यूजिक की लेके गए हाँ थे? हाँ, मैं कहा जी मैं तो सिंगर बनने आया हूँ। तो कहते सिंगर बनने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम मेरे थिएटर को ज्वाइन कर ले, साथ में एक्टिंग कर, और जितना हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो म्यूजिक भी तुम करो। पर एक्टिंग करनी जरूरी है कि एक्टिंग के बिना हम लोग यहाँ पे शेल्टर नहीं दे सकते। हमने कहा ये भी ठीक है, चलिए। तो वहाँ पे मैंने उनके साथ 1.5 साल थिएटर किया और बड़े नाटक किए, गांव-गांव जाके हम नुक्कड़ नाटक भी किए। हालात ख़राब थे, लेकिन हम जाते थे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल जो मोगा के आसपास का जो सबसे डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ भी हम शाम को जब नाटक करते थे, बड़े अजीब से एक्सपीरियंस होते थे। कई बार लोग बड़े अच्छे मिलते थे, कई बार वो आ जाते थे, चलो उठाओ, ये नहीं चलेगा हाँ, काम, ये आजकल चलो। बहुत चल रहा है। अभी हाँ। भी एक हमारे फ्रेंड है, वो भी थिएटर करते हैं। जी। तो वो कल ही गए थे थिएटर करने, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ, उनको भगा दिया। और ये आजकल बहुत चल रहा है कि हाँ भाई परमिशन की क्योंकि थिएटर में मेरे ख्याल से सर परमिशन नहीं चलती, नुक्कड़ नाटक में नहीं नुक्कड़ चलती नाटक में। हाँ, परमिशन, बाकी परमिशन तो लेनी पड़ती है। अगर आपने साउंड शूट लगा वगैरह दिया, के लिए स्टेज लेनी लगा दिया, पड़ती फिर है। तो आपको उस गांव के आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वहां तो लेनी पड़ती है। एसएचओ की परमिशन हाँ होती है। हाँ। एक्चुअली में तब थिएटर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि पंजाब के हालात इतने बढ़िया नहीं थे कि शाम के टाइम या कहीं भी क्राउड इकट्ठा करने में अपने आप में बड़ी दहशत थी, क्योंकि 4-5 बजे के बाद सारे बाजार बंद हो जाते थे, 6 बजे के बाद कोई बंदा दिखता नहीं था। लेकिन उन दिनों में सेंटर गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, न्यू थिएटर मूवमेंट। तो उस मूवमेंट का मतलब ही ये था कि आप गांव-गांव जाके छोटे-छोटे प्लेस करिए, ताकि लोगों का थोड़ा मनोरंजन से लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। अगर हालातों के शिकार हो भी रहे हैं तो उनको थोड़ी सी आशा की किरण कहीं दिखाई दे। तो उस मूवमेंट के दौरान हम लोग गांव-गांव जाके प्ले करते थे। मेरा काम होता था यार सब लोगों को इकट्ठा करना, हारमोनियम गले में डाल के बजा के उस प्ले के बारे में बताना और लोगों को इकट्ठा करना। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ थिएटर का कि जो मेरी स्टेज परफॉर्मेंस थी उसमें और एक कंपोजिशन आ गई। जैसे होते हैं ना कि आप लोगों से बात करते हैं तो गाना गाते-गाते भी ऐसे लगता था जैसे हम थिएटर कर रहे हैं। तो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना, पब्लिक के सवालों का जवाब देना, पब्लिक को बेधड़क होके कोई बात पूछना, उनसे गवाना, उनसे अपनी कोई एक लाइन को उनसे पूरा करवाना। तो ये एक थिएटर का पार्ट था। तो वो मुझे गाने में बड़ा उसका बेनिफिट हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे लोगों ने अच्छा परफॉर्मर भी। एक्टिंग की स्किल्स थोड़े बहुत आए? थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। एक्टिंग भी ऐसी चीज नहीं है कि आप सीख पाओ। एक्टिंग भी आपको बस समझने की जरूरत होती है कि बस आप समझ लो तो आप उसके बाद, क्योंकि एक्टिंग सीखोगे क्या, आप एक कैरेक्टर सीख लोगे। मान लीजिए पॉडकास्ट मेरा, अब मैं आपका रोल करूं तो एक चीज मैं सीख लूंगा, कैमरामैन को सीख सकता हूं, उसके बाद जो आप ये जूस सर्व करके गया उसकी एक्टिंग कितनी सीखोगे। लेकिन पता नहीं ना आपको फ्यूचर में किस चीज का रोल मिले, तो तब किसको देखोगे। तो वो विजुलाइज आपको इनर खुद ही करना पड़ता है। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा मशहूर हुआ था एक पीछे कि कोई, हाँ, कि रशिया से एक डायरेक्टर आए थे तो उन्होंने बोला कि जी आप कुछ बताइए, मुझे लेसन दीजिए। तो नवाजू ने बड़ा अच्छा सवाल किया। कहते जी उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, आपने यहाँ जाना है, वहाँ सोफे पे बैठना और लड्डू खा के आपने बस वापस आ जाना।
तो वो कह रहे कि हमारी मतलब कि जितनी हमने जिंदगी में एक्टिंग की क्लासेस ली थी वो सारी उस दिन जीरो होगी। अच्छा, एक्टिंग का टास्क था। ओके। मतलब कि किसी डायरेक्टर से आप पूछेंगे कि जी मैं बताइए, जैसे आज कोई गुरु आ जाए, मैं बोलूँ ये हाँ जी। गाना, तो बोलेंगे ठीक है जी एक सरगम गाओ आप, तो मैं सरगम अशोक मस्ती समझ के गाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो नजर आ जाएगा। वो सरगम ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसको कैसे कहा जाना है। आवाज आपकी हो सकती है लेकिन अंदाज ठेके अंदर खड़के वाला नहीं होना चाहिए, उसमें सरगम का अंदाज होना चाहिए। तो कह रहे जी वो उन्होंने बोला खाओ लड्डू, तो कहते जी हम उस तरीके से आए, आप सोफे पे बैठे, लड्डू खाया और लड्डू खाने की एक्टिंग। वो कह रहे नहीं, खाना है, बस खाना है आपने और कुछ नहीं करना। ओके। वो कह रहा अब जो एक्टर है वो कैसे भूल जाएगी वो एक्टर है। बस यही भूलना होता है एक्टिंग में, आपने कुछ करना नहीं होता। नेचुरल हो हाँ, बिल्कुल। कुछ करना नहीं, एक्टिंग में कुछ करना नहीं है। मान लो मैं आज किसान का रोल मुझे मिल जाए तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि किसान कितने उस चीज से क्या वो एफर्ट्स डालता क्या है वो, डालता है, बिल्कुल। कैसे बीज को वो, अगर मैं अब कलाकार तो मैं बीज को प्यार करने लग जाऊंगा तो वो तालमेल नहीं बैठता। तो एक्टिंग मुश्किल टास्क भी है और आसान भी है। तो जो एक्टर बहुत बड़े होते हैं वो अपने अंदर से सारी वो चीजें निकाल देते हैं जो पहले की होती हैं उन्होंने, फिर वो अपना वो बिल्कुल सारा कर देते हैं अपने आप डिलीट को। कर देते हैं पुराना डाटा। तो ये मुश्किल काम है और आसान यही है कि हर बार आपने फ्रेश तरीके से करना है और आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप कैसे करोगे, ये सही बात। कैसा करोगे। तो एक्टिंग में ये मैंने तो यही जितनी देर थिएटर किया, पर थिएटर का और सिनेमा का एक्टिंग दोनों अलग है। ओके। थिएटर बहुत तो आपने लाउड, थिएटर 1.5 साल किया, बता 1.5 साल किया। उसके बाद मैंने फिल्म की है, मैंने एज एन एक्टर फिल्म की और फिल्म रिलीज नहीं हुई अभी। वो मुसाफिर फिल्म है पंजाबी की, हम लोगों ने इंग्लैंड में शूट की थी। तो उसमें मैंने किया और बट मुझे अपनी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी नहीं। मुझे लगा नहीं सामने से देखते हैं तो अपनी ऑडियो भी अच्छी लगती है। मुझे वो कहीं ना कहीं उसमें से वो अशोक मस्ती नजर आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो मेरे दोस्त की फिल्म है तो बोला तुमने करना ही करना है काम, पाजी आपने करना है। चलो ठीक है। तो एक्टिंग एक अलग जॉनर है, अलग उसके लिए तपस्या है, अलग एक उसका सीखने के तरीके। तो आपने फिल्म उस टाइम पे करी थी या नहीं, ये तो मैंने अभी की, में? ये तो अभी लॉकडाउन के बाद की थी, 20 में, 2020 सर आपने लॉकडाउन में एक प्रोजेक्ट भी किया था ना जिसमें काफी सारे सिंगर्स को एक साथ लाके, जिसमें मिक्का सिंह जी भी थे और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। हाँ, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग मुंबई थे। हम लोग लॉकडाउन से 10-12 दिन पहले शिफ्ट हुए थे मुंबई में। मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ था। तो जब हम उतरे और हमने अभी सामान अपना खोला भी नहीं था, तो शाम को, जैसे आपको पता है मोदी जी आते हैं शाम को, नमस्कार भाई और बहनों, तो आज मैं कुछ कहने वाला हूँ। मैं कहा जी ये तो कुछ हो गया आपका। तुमने बोला जी हम कुछ हफ्तों के लिए कहीं नहीं जा सकते। हमने 3-4 दिन तो निकाल लिए ऐसे ही, कभी हारमोनियम खोल लिया, कभी कोई चीज सामान खोल लिया, कभी एक दूसरे के लिए खाना बना लिया। होता ना 3-4 दिन तो बड़ा मजा आ रहा था कि यार ना यार वाओ, जिंदगी में ये भी होना चाहिए। सब सोच रहे थे कि नहीं यार अपने लिए वक्त मिला है ना, क्या सब हर बंदा फिलोसोफर हो रहा था। ये देखो आसमान कितना साफ है, आज मैंने पहली बार चिड़िया देखी। सब ऐसे पोस्ट डालते थे। 5-7 दिन बाद सबकी हालत खराब होनी शुरू हो गई, हमारी भी। हमने अब सोचा करें क्या, तो रोज हम लाइव जाते थे, हारमोनियम में गाने सुनाते थे, लोगों को लगता था कि लोग बेचारे एंटरटेन हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कुछ गाना बनाना चाहिए इस मौके पे। हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप था, हमने खोला और स्पीकर फिट किए और गाना बनाया। तो गाना हमने डॉक्टर केवल अरोड़ा हैं पंजाब से, उन्होंने मुझे लिख के भेजा हालातों पे इस पे गाना, और हनी जीत ने वहीं पे हमारे गाना म्यूजिक सारा तैयार किया। तो हमने गाना गा दिया। वो तो गाना था वो हौसला ना छड्डी दिन। मैं सुनाऊं थोड़ा सा आपको, फिर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा फिर आपको अच्छा लगेगा। तो हमने ऐसे ही, मैं हारमोनियम के बिना ही मैंने तर्ज बना दी थी, ऐसे घूम रहा था रूम में। रुत्तां ए उदास यारा सदा नहीं हो रहनियां, बदली है रुत चाहे सुक्कियां नी टहनियां, खिड़ पैणे पत्ते फुੱਲ ओए फल लग जाणगे, हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़ आणगे, हौसला ना छड्डी, दिन पहला वाले आणगे, हौसला ना छड्डी। तो इसका ये मतलब था कि क्या हुआ कि है ना, अभी ये यानी ऐसी सिचुएशन मौसम ऐसा है, ये निकल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हौसला मत छोड़ना।
दिन फिर मुड़ आएंगे, पहले वाले दिन चहल पहल वाले आएंगे। तो ये गाना हमने बनाया, तो हमने रिलीज कर दिया, हमने अपने चैनल पे डाल के ऐसे यूट्यूब पे डाल दिया। तो लोगों ने 25, 30, 50 लोगों ने सुना, अगले दिन 200 लोगों तक पहुंचा, 300 तक पहुंच गया। तो उन गाना सुन के एक हमारे डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ के, पाली भुपिंदर सिंह, उनका फोन आया, वो मस्ती यार एक ही कीता। मैं क्या मतलब भाजी? कहते गाना वेस्ट करता तू। मैं क्या कितना भाजी? कह रहे यार इतना बढ़िया गाना तू इदा ही पाता। मैं भाजी और क्या करें, कैसे शूट करें, कोई बंदा ही नहीं मिलेगा इस वक्त। तो कह रहे बंदा नहीं चाहिए, तू मेरे को एक काम कर, अपना पार्ट शूट करके भेज। अच्छा। तो हमने वहीं भेजी, अपना पार्ट शूट करके फोन से भेज दिया। तो मैंने मीका भाजी को बोला, मैं भाजी एक अपनी बाइट बना के भेजो इस गाने पे। उन्होंने भेज दी। मैं दलेर भाजी को फोन किया, उन्होंने भेज दी। फिर पाली भुपिंदर जी ने सब पंजाब के जो टॉप स्टार थे, गुग्गी भाजी, करमजीत अनमोल जो अभी MP खड़े हुए हैं फरीदकोट से, पल्ला साहब जो हमारे कॉमेडी के बादशाह हैं वहाँ के, देव खरोड़ पंजाबी फिल्मों के स्टार हैं बड़े, नक्षत्र गिल जो सिंगर हैं, जसवीर जस्सी मेरा भाई है, उनको भेजा। तो 32 कलाकारों ने इंक्लूडिंग मी 32 आर्टिस्ट ने अपना अपना वीडियो बाइट बना के उस पर एक्ट करके भेजा। और जब गाना हमने वो प्ले किया, जब हमने छोड़ा उसको यूट्यूब पे, हमें नहीं पता कि सारे चैनल्स ने कैसे उठाया उसको। हर, चाहे वो MTV था, चाहे वो जी म्यूजिक था, चाहे वो ETC पंजाबी, PTC पंजाबी था, MH1, जितने भी चैनल्स थे सब ने वो गाना, मेरे को कॉल आया जी ये गाना, फिर सबके इंटरव्यूज हुए। और BBC से मुझे इंग्लैंड से कॉल आया जी इंटरव्यू करना है BBC पे, यहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया जूम पे। और फिर वर्ल्ड वाइड उसके, मुझे आप हैरान हो जाओगे, पाकिस्तान से मुझे 10-12 कॉल आए। एक बंदा तो रो रहा है फोन पे, पाजी आपने दिल जीत लिया पाजी, मैं तो डिप्रेशन में था पाजी, घर से नहीं निकल रहा था मैंने गाना सुना, मेरे बच्चे ने गाना सुनाया, मेरे बच्चे बात करना चाह रहे हैं। मुझे बात करा रही बच्चे, कहते भाईजान तुसी बड़ा अच्छा गाना, बड़ा इतना प्यारे बोल रहे हैं। पाकिस्तान से कॉल आया हुआ है? पाकिस्तान से, दुबई से कॉल आए, ऑस्ट्रेलिया से, बड़े सारे इंटरव्यूज हुए। मुझे नहीं पता था कि ये चीज, क्योंकि जो चीज आप लोगों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल ये सोच के बनाते हैं यार शायद कोई बंदा पॉजिटिव हो जाए, तो वो चीज असर करती है। जो चीज आप अपने लिए बनाते हैं ना, कि मैं ये हिट करके फार्म हाउस खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, वो श्योर नहीं है कि लोगों तक वो दिलों तक पहुंचे या ना पहुंचे। वो भी गाना हिट हो जाए तो आप गाड़ी या फार्म हाउस ले लो, एक अलग बात है। लेकिन जो आर्टिस्ट ये सोच के बनाता है कि मुझे इससे पैसा कमाना है, उसमें कहीं ना कहीं सोल मिसिंग होती है। मैं ये उस गाने के बाद मैंने फील किया। बिल्कुल। और सर अभी आपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि आप पोएट्री से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप काफ़ी पोएम्स अभी पढ़ते हैं। जी जी। तो अभी आप किन किन पोएट्स को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए अभी हमारे पोइट्री के 4-5 बहुत बड़े नाम हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पॉडकास्ट से जो जितनी भी ऑडियंस है, जो पंजाबी है वो तो सब जानती है, लेकिन जो पंजाबी ऑडियंस नहीं है वो मेरे उस कल्चर को जरूर जाने जिस पे मुझे प्राउड फील होता है। पंजाब सिर्फ वो नहीं कि बल्ले बल्ले और बंदूक दिखा दी, ट्रैक्टर पे इतने बड़े बड़े चौड़े टायर लगा के 3 लाख का डेक लगा के और ऐसे करते हुए पंजाबी जा रहे हैं। पंजाब वो नहीं है, वो पंजाब का एक हिस्सा है, वो एक एटीट्यूड का हिस्सा है, मतलब कि मौज मस्ती करने का, अपने आप को जिंदा फील करने का तरीका वो भी है, लेकिन पंजाब कुछ अलग है। पंजाब को जानना है तो गुरबाणी को पढ़ना बहुत जरूरी है, कि जिसने पूरी दुनिया का विचार ही बदल दिया। नासा तक ये सोचता है कि इतने साल पहले गुरु नानक देव जी ने ये कैसे लिख दिया, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, कि जो पवन है ये गुरु है, पानी हमारा पिता है, माता जो धरती माँ ये हमें बचाती है। तो इन सब को संभालना, इनको प्यार करना, इनका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं, पानी, स्वच्छ पानी के लिए अभियान, एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने तो 1469 का उनका जन्म था, तो उन्होंने 20 साल बाद ही लिख दिया था। यानी कि जो बात 700 साल पहले हुई, वो बात मतलब कि तब कितनी सुंदर तरीके से लिखी उन्होंने। तो मेरा पंजाब वो है, मेरा पंजाब वो है जब हीर वारिस शाह जब हीर लिखता है, डोली चढ़दे मारियां हीर चीका मैनू लै चले बाबला लै चले, अपने बाप से बात कर रही है कि मुझे आज की रात अपने पास रख ला, आज का दिन मुझे अपने बहनों भाइयों के पास रहने दो, मैं नहीं जाना। आज भी तो लड़कियों का यही पैशन होता है कि मुझे अपने माँ के पास रहना। तो उस बंदे ने हजारों साल या सैकड़ों साल पहले, ये है हमारा पंजाब। शिव बटाल भी जब लिखता है कि धर्मी बाबल पाप कमाया, लड़ लाया मेरे फुल कुमलाया, जिसदा इच्छरा रूप हंडाया, लोका वे मैं धी वर्गी सलवान दी, मैं पूरन दी मां पूरन दे हान दी।
तो कह रही है कि मैं 20 साल की हूँ, एक राजा जो 70 साल का है वो मुझे शादी करके लेके आया है, बट उस 70 साल के राजे का जो बेटा है वो 20 साल का है। मेरा तो वो उसके साथ मेरा शादी होना चाहिए था। ये औरत को शिव बटालवी ने ये बात उसने आज से 50 साल पहले 60 साल पहले बोल दी थी, जबकि औरत को तब अलाउड नहीं था बात करना। तो मेरा पंजाब शिव बटालवी का पंजाब है। मेरा पंजाब जो है सुरजीत पात्र जी का पंजाब है, जिसने हालात जब खराब थे तो उन्होंने लिखा था जब 90 के दौर में, कुछ कहा था हनेरा जरेगा किमें। अगर मैंने कुछ कहा जो अंधेरा, जो नेगेटिव लोग हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। कुछ कहा था हनेरा जरेगा किमें, चुप रहा था क्षमादान की कहणगे। क्षमादान जो हमारे समाज को रोशन करते हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, मान लो मीडिया है। चुप रहा था क्षमादान की कहणगे, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, तेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। अगर गीतकार आज नहीं बोला, अगर पत्रकार ने आज सच नहीं बोला, तो आने वाला समय कभी आपको माफ नहीं करेगा। तो ये पंजाब से उपजी हुई चीजें जो लोगों तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पोइट्री मुझे इन लोगों से सीखने को मिली। इन लोगों को पढ़ पढ़ के मैंने, पढ़ने का तो शौक मुझे है, लिखता भी हूं मैं थोड़ा बहुत, बट मुझे पढ़ने का ज्यादा शौक है। अपनी लिखी हुई कोई? हाँ, मैं गीत सुनाता हूँ ना, मेरा फेवरेट भी है, वो मोहब्बत के ऊपर है। मुहब्बतां क्यों रास ना आउंदियां, मुहब्बतां क्यों रास ना आउंदियां, रातां नू जगाउंदियां ते पीड़ां पल्ले पाउंदियां, मुहब्बतां क्यों रास ना आउंदियां, रातां नू गिणदे तारे वक्त ने मारे इश्क दे रोगी, कईयां छड्ड ते तख्त हजारे यार लई रुल गए बन गए जोगी, रोम रोम विचों यादां यार दियां आउंदियां, मुहब्बतां क्यों रास ना आउंदियां। सर आप अभी लाइव में भी ऐसा ही गा रहे हैं जैसे हमने गानों में सुना है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आजकल जो गाने हैं, सिंगर स्टेज पे भी लिपसिंग कर रहा है या फिर डॉ का पहले बहुत चल ज्यादा रहे यूज हैं। हो रहा है। तो इस चीज पे आपका क्या सोचना है? ये देखिए, एक सिंगर के लिए तो ये बहुत खराब कॉम्प्लीमेंट है कि आप ऑटो ट्यून के सिंगर हैं। ऑटो ट्यून का भी नेक्स्ट लेवल ये हो गया कि अगर आपने सुर खराब लगा दिया तो एक सॉफ्टवेयर है वो आपका सुर भी उठा के वहीं उसी लेवल पे ले आएगा। तो आपको बेसुरा होने का पूरा फ्रीडम है इस वक्त। स्टूडियो में जो मर्जी गाओ, उसको ठीक कर दो। और इस वजह से कोई भी गा रहा है। लेकिन जो अब हमने लाइव गाया, हो सकता है इसमें 10% मैंने बेसुरा गाया हो, लेकिन 90% मैंने सुर में गाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा वॉइस का जो टेक्सचर है या मेरा वॉइस का जो टोन है या मेरे वॉइस की जो रेंज है, उसको मैंने रियाज कर करके जितना भी सुधार करने की, हर सिंगर करता है। अब हर बंदा रफी साहब तो हो नहीं सकता। वो जब गाते थे तो रफी साहब ऐसे लगता था जैसे ईश्वर ही गा रहा है, इतना साफ सुथरा पाकीज़ा वॉइस था उनका। किशोर जी थे, आज के दौर में अरिजीत को सुने आप, लता सोनू मंगेशकर भाई को थी। सुने, लता जी गा के गई हैं और बड़े अच्छा गाने में। जावेद अली को सुनिए आप, गाते हैं तो ऐसे लगता है कि यार सीखा हुआ सिंगर गा रहा है। मास्टर तो सलीम। जितने मास्टर सलीम है ना, और भी बड़े सारे सिंगर हैं जो अच्छा गाते हैं, और ये म्यूजिक अच्छे लोगों की वजह से ही सर्वाइव कर रहा है, खराब लोगों की वजह से नहीं कर रहा। वो हर दौर में आते हैं, गाएंगे, उनका अपना काम है, कुछ अच्छा भी करेंगे। सो मेरे ख्याल में ये ईश्वरीय देन है, इसको उसी रिस्पेक्ट के साथ सीखना चाहिए, उसी ईमानदारी के साथ एफर्ट करना चाहिए और उसी ईमानदारी से गाना चाहिए। क्योंकि जब अब लाइव गाओगे तो ऑटो ट्यून कहाँ से लाओगे? माइक में थोड़ा बहुत कलर कर लोगे उसको, यानी कि थोड़ा इफेक्ट डाल लोगे, लेकिन लोग भी बड़ा सुरीला सुन के समझ चुके हैं यार ये गड़बड़ है कुछ, इसको बात समझनी हमें नहीं आ रही इसकी। तो गाना सीखने का तो तरीका यही है कि आप एक सुर पे रियाज करिए, सा लगा के उसका निरंतर रियाज करना पड़ता है, उसके बाद आवाज़ सजती है। और ये तरीके हैं आवाज़ बनाने के, और सिंगर को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए वो जितना भी गाए वो लाइव गाए तो अच्छा ही गाए। अभी सर एक सवाल मेरे मन में काफ़ी बहुत देर से, यार मैं सोच रहा हूँ कि पूछना चाहिए या नहीं, दरअसल थोड़ा हैवी है। अभी म्यूज़िक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे यूथ पे। जैसा पंजाब का असल में पंजाब है, पंजाबी शुरू से ही देश के लिए चीज़ें करते आए हैं,
हमारे गुरुओं ने यही चीज़ सिखाई है। बहुत सारे इतने शहीद हैं पंजाब से, लेकिन अभी के जो म्यूजिशियंस हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ म्यूजिशियंस जो विदेश भी चले गए हैं और वो वहाँ जाके एंटी नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो उनको, मतलब इंडियन ऑडियंस फिर भी उनको सुने जा रही है, और खासकर कुछ लोग, फिर बच्चों में भी वही प्रभाव आ रहा है। तो इस चीज़ पर आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंगर और शायर का फर्ज बनता है कि किसी भी दौर में अगर कोई कमी है, सरकार में है, लोगों में है, किसी मूवमेंट में है, वो कमी जरूर बताए, गा के बताए, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको सुनने वाली पूरी दुनिया है। वो किसी धर्म विशेष को या किसी एक मूवमेंट विशेष को सोच के अगर गाना बनाता और उससे हमारे कंट्री की हार्मनी डैमेज होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो किसी के हाथ का खिलौना है। वो थोड़े टाइम के लिए उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों से या तो उनको फाइनेंशियल कोई फायदा मिल रहा है या उनको कोई जान की सिक्योरिटी मिल रही है। दो ही रीजन हो सकते हैं। तो वो, मैं तो उसके खिलाफ हूं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं। देश फर्स्ट है। आप जिस देश का आपसे नाम जुड़ा हुआ है, जिस देश का आपने खाना खाया है, मैं कहता हूं गुरदास मान जी का एक गाना है, वो है कि लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडी दा। बेशक हम लाख परदेशों में रह रहे हों, अपने देश की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडी दा समथिंग। इसके बाद ऐसी लाइन है कि जेड़े मुल्क दा खाइए ओदा बुरा नहीं मंगी दा, कि जिस देश का हम खाते हैं उसकी भी बुराई मत करो। मत बोलो कि यहाँ पे ये चीजें खराब हैं। ये हर कंट्री में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं फ्यूचर में। ऐसा तो है नहीं कि ये देश हमारा पहले से ही इतना प्रोग्रेस कुछ बेसिक चीजें शुरू में ठीक हुई, उसके बाद थोड़ी चीजें खराब हुई, फिर अच्छा हुआ, अब डे बाय डे अच्छा हो रहा है। आज शायद पूरी दुनिया की आंख में हमारा देश इसलिए भी चुभ रहा है कि हमारे पास 65% के आसपास यूथ है जो बैठा बैठा इस कंट्री को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा रहा है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फंडिंग है एंटी इंडिया, वो फंडिंग होती है ऐसे आर्टिस्टों को, ऐसे जर्नलिस्टों को, ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे पत्रकारों को जो नहीं पसंद करते कि आपका फ्यूचर आने वाले दिनों में बहुत ब्राइट हो। तो मैं तो खिलाफ हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इन चीजों को कंडेम करूं, और आज आपके माध्यम से भी कर रहा हूं कि ऐसे आर्टिस्टों की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। सर, आपका ना एक बहुत मशहूर गाना है, लगभग हर किसी ने सुना है, ग्लासी जी। तो उस गाने की मेकिंग कैसी थी, और आपने हनी सिंह से के साथ मिलके किस तरह से चीजें हुई? वो गाना बेसिकली हमारे एल्बम में था नहीं पहले। अच्छा। हमारी एल्बम पूरी रेडी थी, हमारी 8 गानों की 9 गानों की एक एल्बम तैयार थी, उसमें वो गाना नहीं था। हमने गाने का पोस्टर बना लिया, हमने लॉन्चिंग की तैयारी कर ली। टाइटल उसका था एल्बम का लब ला यार, वो भी मेरा गाना था। तो हमने पोस्टर वो छपा के लगा दी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कि यार बड़ा हैंडसम लग रहा है, आर्टिस्ट कौन है ये, इसका गाना आ रहा है यार ना, ये चश्मे पहन के कौन है बंदा, टाइटल भी अच्छा, लब ला यार। तो मेरे एक मित्र हैं दिलजीत कलसीपा जी, उन्होंने बोला यार मस्ती भाजी आपकी एल्बम तो अच्छी है, लेकिन इसमें कोई आइटम ट्रैक जो सॉलिड होता है ना, जैसे बॉम्ब ट्रैक जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, है ना, आपकी भाषा में आजकल फाड़ू बोलते होंगे तो वो वाला फाड़ू ट्रैक नहीं है यार इसमें। ये सारे अच्छे हैं बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो गाना कोई ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग इधर बसंत कुंज साइड घूम रहे थे गाड़ी में, तो मेरे पास सीडी थी इसका। मैंने सैंपल ऐसे, वो बताता हूँ कैसे बना। तो मैंने उनको सुनाया, कहते ये गाना अच्छा है, ये गाना बनना चाहिए। तब तक वो सारा गाना इतना ही था बस, ठेकियां दे नित खड़के खड़के गलासी दे ना दे मुंडियां च नित खड़के गलासी टन ऐसा कुछ म्यूजिक था। वो सीडी में था मेरे पास सैंपल बना हुआ। कह रहे यार ये गाना भाजी अच्छा है, बोल भी अच्छे हैं, धुन भी अच्छी है, और म्यूजिक का इसका पैटर्न बड़ा अच्छा आ रहा है। इससे पहले इंडिया में ये वाला म्यूजिक सुना नहीं होगा किसी ने। बिल्कुल, वो खाली ऑडियो फॉर्म में था। अभी वो ऑडियो फॉर्म में सैंपल था। अब वो सैंपल कैसे था, उससे कुछ दिन पहले हनी सिंह मेरे से मिलने आया, 10-15 दिन पहले, किसी के थ्रू, किसी, जैसे आपने बोल दिया मस्ती भाजी को मैं जानता हूँ, आप जाके मिल लो, आपको आवाज दे देंगे। पहले क्या था, म्यूजिक प्रोड्यूसर आवाज ले जाता, सिंगर की बना के देता था, रिलीज कर देते थे, वो जो भी कमर्शियल होता था बाद में सेटल हो जाता था।
तो आया हनी सिंह भाजी मुझे आपकी वॉइस चाहिए, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपको स्टेज में देखता हूँ, इतना 6-6 फुट आप जंप मारते हो, क्या एनर्जी, जो भी बोला उसने। मैं कहा यार, अब मैं उस अच्छा जैसे वो आया, मैं उस टाइप के आर्टिस्ट के साथ उससे पहले मैंने काम किया नहीं था। यानी रैपिंग वैपिंग वाले हाँ, वो इतनी artist के बड़ी साथ। बैगी सी उसने टी-शर्ट बनी, इतना खुला सा, और क्या भाई बाजी मैं आपसे गाना बाजी, वो ऐसे। मैं कहा यार ये तू आराम से बात करना। ओके। तो बड़ा अच्छा, उस टाइम हनी बाजी की एज कितनी होगी? मेरे ख्याल में ये 2006-07 की बात है, 23-24 साल का 23-24 होगा। साल। तो मैंने दे दिया, मैंने हारमोनियम पे ही मैं कंपोज करता हूँ आज हाँ भी। जी। मैं अपनी कंपोजिशन मेरे वहाँ पे लिरिक्स पढ़ा रखा ही हुआ था। वो 2-4 दिन पहले आया होगा, मैंने ऐसे पढ़ के उसको हारमोनियम में ही रख दिया। मैं जब भी टाइम लगता है तो मैंने हारमोनियम पे कॉर्ड दबाया ना, डा 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 डा, जो भी ठीक है, निद खड़के गला जी दे ना दे मुंडिया जे निद खड़के सारी जान दली दे टिकाई फिर दे वोटा तेरी तू बना के मैंने उनको लिरिक्स आप ही के थे इसमें? किसके? लिरिक्स चन्नी रखाड़ा मेरे गांव का लड़का है, उसके थे, कंपोजिशन मेरा था। तो उसने वीडियो कैमरे पे रिकॉर्डिंग किया, उस पर ऑडियो रिकॉर्डर नहीं था। ओके। तो वीडियो कहना वीडियो बना लूँ बाजी, मैं बना लूँ, वीडियो भी बना लिया बच्चों की तरह, बाजी बना लो। क्यूरियोसिटी होगी कि एक मिल रहे हैं। तो उसने बनाया वीडियो, तो उसने ऑडियो बना के सैंपल भेजा, तो मुझे बड़ा पसंद आया यार, ये तो बड़ा कमाल का इसने ऑडियो है ना। तो फिर जब जीत भाई ने बोला तो हमने वो गाना बना लिया। तो फिर ये म्यूजिक बाद में आता है, डंग 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 डंग, ये बाद वाली मेकिंग में आता है, पहली वाली मेकिंग में नहीं था। ओके। तो गाना बन गया। इसमें एक जगह और जो बाद में आती है वो ये थी कि पहले अंतरा हमने रिकॉर्ड किया, सारे जान तली ते टकाई फिर दे फोटो तेरी बटुए च पाई फिर दे, सारे जान तली ते टकाई फिर दे फोटो तेरी बटुए च पाई फिर दे। मेरी जिद थी कि मैं एक ही सांस में ये सारी चीज बोलूंगा। अच्छा। सारे जान दली ते टकाई फिर दे फोटो तेरी, पूरे चारों लाइनें, जाने ताई फिर दे फोटो तेरी बटुए च पाई फिर दे, सारे जान दली ते टकाई फिर दे फोटो तेरी बटुए च पाई फिर दे, निना तेरा अब यहां से सांस चढ़ता था बार बार। मैंने खींच के जब लेके गया तो सांस मेरा टूटा, जहां तेरा तुण करके नी, अभी सांस खत्म हो गया यहाँ मेरा। ये जगह थी नहीं गाने में, गाना बन गया। पर ये गाना ये सिग्नेचर बन गया। तो मैंने सोचा शुरू भी ऐसा ही हो, फिर एक दिन के हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे करते करते मेकिंग में इतने सारे मोड आए इसमें कि कुछ चीजें स्टूडियो में डेवलप हुई। जब बना तो ये गाना फिर वीडियो बना, बहुत हिट गया, तो बहुत सुपर अच्छा हिट था। बीबीसी में टॉप चार्ट में रहा कितने ही हफ्ते, और फिर हिट हो गया। तो जब हनी सिंह पहली बार आपके सामने म्यूजिक लेके आए थे, तब आपको कैसा लगा था? क्यों एकदम नया था आपके लिए इस तरह का म्यूजिक? जो वो म्यूजिक लेके आए थे हाँ, सुनाने के लिए, उन्होंने इसका म्यूजिक फाइनलाइज किया था। मैंने पहले ही शॉट में ओके कर दिया था, क्योंकि हम सबकी सोच से बहुत आगे था वो। आपका ज्ञान कई बार आपकी जीवन में बाधा बन जाता है। आप सारी दुनिया को अपने ज्ञान की नजर से देखने लग जाते हैं। मैंने यार इतने साल सीखा है यार, उस्तादों के चित्र खाए, और आपकी नलायकी की वजह से खाए होंगे। ऐसी जरूरी थोड़ा कि उस्तादों से चित्र ही खाने। तो हम खूब सोचने लग जाते हैं, नहीं यार, जैसे आज रोज सॉफ्टवेयर चेंज होता है। हाँ। आप आज ये नहीं कह सकते कि यार ये मैंने इतना काम किया यार, ये क्या मैं ये सॉफ्टवेयर क्यों सीखूं, इसको क्या पता है। सही बात। ऐसे ही मुझे लगता है कि आपने जो सीखा है वो अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी में रोज नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो हनी सिंह का जब गाना हमने सुना, हमने ये सोच लिया, हमने अपनी समझ नहीं लगानी, जो लगानी है इसकी समझ में चलना। अरे इससे पहले आपको रैप में इंटरेस्ट था पूरा? ना बिल्कुल भी और नहीं। पहले कोई ये रैप ऐसे तो song- था ही नहीं। रैप तो जब उसने सैंपल बनाया, रैप वाला पार्ट तो उसने बाद में खोला कि मैं रैप भी गाऊंगा। मुझे था ये सिर्फ गाना मेरे लिए बनाएगा। प्रोड्यूसर है। यानी आपका फर्स्ट सॉन्ग था वो रैप के साथ Yes. जो था। तो जब वो रैप के साथ लेके आया, तो अब मैं कह रही लग तो अच्छा रहा ये, Guess who's back again from all the way, make it conk again। वो मेलोडी के साथ साथ था, डन 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 टना डन डन डन, इसी पे सारी कॉम्पोजिशन, Just like a liquor, हाँ निजेंगे निजाम नसेप, जो भी। तो वो ठीक लगा हमें। तो मैं कहा जी अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू पाजी, एक रिक्वेस्ट है, मुझे वीडियो में ले लो आप। तो यार तेरी तो डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं कहा मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये डिसाइड डायरेक्टर करेगा, अगर उसको तुम फिट लगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टर से बात हुई, विनल मार्कर ने वीडियो बनाया था। उसने कहना यार पाजी कौन है हनी सिंह, ये किसने बनाया? मैं कह यार वो रैपर है, वो कह रहा मुझे इसमें एक्ट करना। उन्होंने नहीं भाई छोड़ो यार, आप पे रहेगा, छोड़ो ना आप, नहीं ऐसे नहीं। मैं कहा भाई उसको देख तो लो, हो सकता है हमारा वीडियो और अच्छा हो जाए।
तो जब देखा फातिमा खानम उन्होंने इसका कोरियोग्राफी की थी, उन्हीं के हम स्टूडियो में ओके। मिले, तो जब उसने किया हम तो ऐसे ही देखते रह गए, यार भाई मैजिक है इस बंदे में। ये डांस तो वांस भी करते थे वो, है डांस वांस भी करते थे। बड़ा वो Movement जैसे वोमेंट जिस कुछ। स्वैग के साथ कर रहा था वो गाने के साथ जा रहा था। तो सबने टीम ने क्लैप किया कि ये करेगा भी। फाइनल हो गया गाना। तो कहीं ना कहीं पूरे इस गाने में आपको ऑनेस्टी दिखी होगी। हमने कहीं नहीं सोचा कि इसको आगे नहीं आने देना, इसको बिहाइंड द कर्टन रखना है, इसको छोड़ो यार, मैं अपना क्यों उसको, है ना। तो कहीं भी ऐसा नहीं, इसी वजह से ये गाना चला। जो मैं कह रहा था कि आपके अंदर की ऑनेस्टी जो वाइब है, वही अब मेरे कैरियर का भी सबसे बड़ा वही गाना। हनी सिंह मिला इस सोसाइटी को, इस म्यूजिक इंडस्ट्री को, और मैं भी उन लोगों तक पहुंचा। तो संगीत संगत से बनता है, 3-4 लोग अच्छे मिल जाएं तो बढ़िया गाना बन जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है। सर आपने हनी सिंह और बादशाह दोनों के ही साथ काम किया जी। है, और अभी लोग बोलते हैं कि उनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो आपके कैसे रिलेशन हैं दोनों के ही साथ? कभी बात दोनों होती अच्छे है? हैं, दोनों अच्छे हैं, बढ़िया काम करते हैं। हनी सिंह म्यूजिक प्रोड्यूसर ऐसा है, वो सिंगर को बहुत कंफर्टेबल करता है, वो सिंगर को साथ लेके चलता है, उसको लगता है मैं इससे और बेस्ट निकलवा सकता हूँ, बेस्ट निकलवा सकता हूँ, और बेस्ट निकलवा सकता हूँ। बादशाह को सब मिले ही बेस्ट हैं। हाँ। बादशाह को जितने भी सिंगर्स के साथ उसने काम किए वो अपने आप में बहुत काफी बढ़िया गाने वाले मिले हैं। तो दोनों का अपना अपना, दोनों का कोई मतलब कि कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं बोल सकते। आपकी बातचीत होती है आजकल हाँ, दोनों से ही? होती रहती है। तो हनी सिंह की तबीयत किस तरह की है? बिल्कुल फिट है, अब तो मजे में यार, खूब अच्छे अच्छे गाने दे रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने अपनी एक जो टाइम आया, खराब टाइम आया हेल्थ को लेके उसका, उससे उसने बहुत कुछ सीखा और हिम्मत भी नहीं और तोड़ी। हिम्मत नहीं हारी। उसकी फैमिली को इसका श्रेय जाता है, उसकी फैमिली ने उसको पूरा होल्ड करके रखा। उसके जो दोस्त हैं, उसकी अपनी जो विल है, उसकी वजह से वो तंदुरुस्त हुआ और वापसी की। और वो एक एग्जाम्पल बना यंगस्टर के लिए कि यार अगर तरक्की मिलती है, पैसा मिलता है, भाई मत नशा करो। अच्छा, इस दौरान मिले थे आप हनी बाजी से? नहीं, मैं नहीं मिला। मेरी फोन पे मैं उनको Okay. अपनी बेस्ट विशेस भेजता रहता था। मैं ऐसे मौके पे, अगर कोई बंदा पैसे की कमी की वजह से हो तो फिर तो जाएं, वो बंदा खुद ठीक ठाक था। ऐसे मौके पे मुझे लग रहा है फैमिली आसपास हो तो बंदा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो लोग, उनके को आर्टिस्ट जाके उनको पूछे कैसे हुआ, कैसे तुम्हें हुआ, पहली बार क्या फील, अरे यार सही बात। उस बंदे को उस जोन में छोड़ो, आप प्रे करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए जो भी आप कर सकते सही हो, बात। उसको अपने जोन में रहने दो। फैमिली से ज्यादा अच्छा उस वक्त कोई नहीं संभाल सकता। तो अब एक इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग आपने करी म्यूजिक की, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें अचीव करी। फेम आने के बाद यानी इंसान एक कैसा फ़ील करता है? यानी स्टार्टिंग आपके लिए वो चीज़ कैसी थी? अ, इसके 2 जवाब मैं देना चाहूंगा। एक तो जो भी आप कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो पैशन, वो सोच आपकी अपनी है। उसके लिए जो बाद में लोग बोलते हैं ना जी, मैं तो बड़ी रातें जागा जी, बड़ा पेट मैंने खाली बना, मेरे को पता है लोगों ने मुझे घास नहीं डाला, ये मुझे पता है जी, मुझे लोगों ने तब इतना ध्यान नहीं दिया, लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं तो रोटी नहीं खाता था जी, मैं तो चने खाता था। ये बातें बताने का युग चला गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चने खाए या नहीं खाए, सही बात है। आपने रोटी आपको किसने कहा डायरेक्टर बनो, आपको किसने कहा कि सिंगर बनो? यानी आप नहीं सिलेक्ट कर रहे थे। सही बात अगर है। आपके चुने हुए प्रोफेशन के लिए आप 4 दिन भूखे नहीं रह सकते, तो आपको सक्सेस एंजॉय करने का कोई अधिकार नहीं। पहला तो मैं अपने जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कैरियर जो बनाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, और उतना मजबूत बनाओ कि ठीक है, नहीं मिला ना कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा। अब रही मेरी बात। मेरा शुरुआत मैंने बताया गाँव से हुई, फिर मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से फिर हम थिएटर करने ही दिल्ली आए थे। दिल्ली में थिएटर के दौरान मुझे गाने का मौका मिला, तो वो गाना हिट हुआ, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं सिंगर बन के दिल्ली का ही होके रह गया। तो फिर वर्ल्ड वाइड मैंने टूर किए हैं, देश दुनिया भर के 50-60 देशों में मैं शो कराया हूँ, और दिल्ली में आज भी लोग प्यार करते हैं, हर जगह शोज में परफॉर्मर के तौर पे जाना है। तो इस पूरे दौरान कहीं भी मेरे लिए पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत या मेरी प्रायोरिटी नहीं रहा।
बहुत पैसा मिला मुझे। अगर मेरी ज़रूरत 1 लाख की थी, मुझे 4-4 लाख मिला। जब मेरी ज़रूरत 10 लाख की, तो मुझे 15 लाख मिला। अगर अब मेरी ज़रूरतों का भी इस पे डिपेंड करता है कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना हमारे पास होता है, अगर हम उसको देखना शुरू कर दें, तो हमारे पास बहुत कुछ होता है। हमारे पास इतना कुछ होता है कि हमें लगता है कि यार हमें खुद ही शर्म आ रही है, हमें माँगना नहीं चाहिए, हमें थैंक्स ही करना चाहिए। तो सक्सेस को, पैसे को, इस चीज़ को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बड़ा वक़्ती चीज़ होती है। आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी। और अब तो वैसे ही सोशल मीडिया के टाइम में हर बंदा 10-15 मिनट के लिए स्टार बनता है। उस 15 मिनट के बाद कोई दूसरा स्टार होता है। फिर अगले 20 मिनट में कोई और। इसलिए इसमें काम रहो, कूल रहो, एन्जॉय करते रहो और अपना काम में कभी मेहनत नहीं स्टॉप करनी चाहिए। और पैसा बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो कभी सर ये यंग एज में भी नहीं हुआ? स्टार्टिंग में जब आपने करियर की स्टार्ट करी थी, जब क्योंकि होता है ना कि एक यंगस्टर के पास नया-नया पैसा आ जाता है, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी घर थी। मैंने घर खरीदा। उससे भी पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे पिताजी की जो ज़मीन गिरवी पड़ी है, मुझे वो छुड़वानी है। क्योंकि हम सब कहीं न कहीं रूट से जुड़े हैं। हमें बिल्कुल। अपने बहन-भाइयों से, अपने माता-पिता से एक ऐसा लगाव होता है कि हम अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लग जाते हैं बड़े शहर में आकर कि मैं गरीबी दूर करूँगा, मैंने ये करना है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। अच्छी बात भी है। तो हर बंदा कोशिश भी करता है कि मैं अपने पेरेंट्स, तो पहली ज़रूरत वो थी, वो की। उसके बाद घर की ज़रूरत थी, वो की। फिर दूसरे घर की ज़रूरत थी, वो भी पूरी। तीसरा घर भी लिया, चौथा भी लिया, गाड़ी एक से एक ली। मतलब कि मेरे पास लैंड क्रूज़र प्राडो तब थी जब हिंदुस्तान में सिर्फ़ 3 थी। एक मेरे पास थी, एक संजय दत्त के पास थी, एक मीका बाजी के पास थी। तो उन चीज़ों की खुशी 5-10% होती है। 5 दिन होगी, 10 दिन होगी, 20 दिन होगी, महीना होगी, बस। खुशी कोई और चीज़ है। सक्सेस की खुशी ठीक है, आपको मान लो 50 लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, 50 लोगों के आप घर तो नहीं जा सकते, 50 लोगों का आप साथ तो नहीं ले सकते। उन प 50 लोगों का फीलिंग, उन लोगों की ब्लेसिंग, उन लोगों की कही हुई बातें आप ले जा सकते हैं घर पे। रहना आपको अकेले ही है। सर आपके लिए मेंटल पीस क्या है? मेरा म्यूज़िक है। अगर मेरे से गाया जा रहा है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात मैं कह पा रहा हूँ, जो सा मैं लगाना चाह रहा हूँ वो लग रहा है, वो उससे मुझे एन्जॉय और मेरी आँखें बंद हो के मैं कहीं की चीज़ फ़ील कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस, सबसे बड़ा पीस, सबसे बड़ा एन्जॉयमेंट वही है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सक्सेस के मायने हर बंदे की ज़िंदगी में अलग हो सकते हैं। आप स्टार बनो, हो सकता है आपके बैक ऑफ माइंड में कोई सबकॉन्शियस माइंड में एक एक आपके माइंड में कुछ हो कि मुझे 50,000 लोगों को काम देना है। वो आपका पीस हो सकता है कि आप 50,000 लोगों को काम दे के उनके घर में जब खाना पकता होगा, आपका पीस उसमें होगा। दूसरे बंदे का जी मुझे अंतरिक्ष में जाना है, मुझे जाके चंद्रमा की धरती को टच करना ही करना उस बेस को, उसका वो हो सकता है। पायलट का कुछ अलग हो सकता है। सो हर बंदे के अपने, मेरा पीस इसी में कि मेरा म्यूज़िक मुझे और मेरे आस-पास के लोग ठीक रहें, मेरी वजह से कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। ये ना कहे यार ये बंदा क्या यार नॉनसेंस आदमी है, इसने ऐसी बात, बस ये चीज़ें 2-4 हैं, बाकी मेरी ज़िंदगी बड़ी कूल है। साहब आपने कभी ऐसा सोचा है कि अब इतने हिट गाने कर लिए, इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर लिया, गुरदास मान साहब के साथ, फिर दलेर मेहंदी, सभी लोगों के साथ आप कनेक्टेड में आपने काम भी किया। कभी ये सोचा है कि दुनिया में ये चीज़ छोड़ के जानी है, ये लेगेसी सेट करनी है, ये मुकाम तो हासिल करना है, ऐसा कुछ? देखिए, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम जितनी तरक्की तेज़ी से कर रहे हैं, उतना हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कम होता जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। हम 5 करोड़ का फ्लैट तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम 100 गज जगह नहीं खरीद पाते कि हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा पाएँ। तो मेरा मैसेज ही ये होता है, मेरी कोशिश ये है कि जो जहाँ-जहाँ अफ़ोर्ड कर सकता है, क्योंकि बाज़ार ने हमें इतना गुमराह कर दिया है, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। हमें नहीं पता हम कैसी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएँगे, बहुत ख़राब छोड़ के जाएँगे। अगर हमने अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए पानी नहीं छोड़ा ढंग का, तो कितनी गालियाँ देंगे वो हमें। हमारे वो फ़ोर-फ़ादर ने हमें तालाब दिए थे, नदियाँ दी थी, हम क्या दे रहे हैं? तो ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं। मेरा यही सोचना है कि हम जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मान लो आप 4 दोस्त मिलके अफ़ोर्ड कर पाएँ, आप 50 गज ही जगह लेके, अब ये मिशन ज़रूर होना चाहिए हर इंसान कि मुझे विदाउट पेस्टिसाइड्स
सब्जियां खानी है, कम से कम हम 4 दोस्त तो खाएं, आपस के लिए ही। आपस के लिए ही। कम से कम जो बच जाए वो मेरे किसी नेबर को मिल जाए। मेरा चौकीदार काम ये, तू अपने बच्चे को ये, अपने बच्चे को किताबों मैं डोनेट कर दूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको बड़ा कुछ अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। मेरे एक साथी सिंगर हैं, बड़ा नाम है उनका, वो उनसे मेरी एक दिन बहस होगी, अशोक मस्ती यार मैंने बहुत पैसा चाहिए था। मैं कहा सब कुछ है तेरे पास, हम सबसे ज्यादा है, किस लिए चाहिए? मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। मैं क्या करना चाह रहे हो? मैं अपने लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा चीज करना चाहता हूँ। उसको अच्छा की, मैं कहा अच्छा की परिभाषा क्या है? सही बात है। एजुकेशन है, मेडिकल है, अच्छी हेल्थ है, क्या? तो कुछ भी अच्छे की परिभाषा, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा तो नहीं चाहिए। आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेच दो 50 की, करो ना। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे को कहीं से ऐसा पैसा मिल जाए कि मैं ये पैसा आए फिर मैं भला करूं, फिर उसके टैग पे तुम्हें एमपी का टिकट मिल जाए, फिर तुम राज्यसभा चला जाओ? यही तो दौड़ है। दौड़ ये नहीं होनी चाहिए। सक्सेस के बड़े सिंपल से मायने हैं। मैं हमेशा, मेरे एक मित्र गुजर गए, वो शायर थे बहुत बड़े, मंगल मदान उनका नाम था। मैंने पहला गाना अपनी लाइफ का उनका लिखा हुआ गाया था। तो उनसे जब भी कब मैं बात करता था, बोलते थे मस्ती, लाइफ का पहला गाना? मैंने अपनी जिंदगी का पहला जो सेल्फ कंपोजिशन गाया था, जो मिलके, दूसरों के लिखे तो हम गाते ही हैं, जो आपका इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी के लिए गाते हैं। तो वो बोलता था मस्ती आज तेरे कोले लाख रुपया। मैं कहा हाँ जी। खुश है? हाँ जी। अगर ये करोड़ हो जाए तो क्या तुम्हारी खुशी 100 गुना बढ़ेगी? मैं कहा नहीं बढ़ेगी। कहता बस, अगर लाख है बहुत शुक्र है, 2 हो गए ठीक है, 50 हो गए तो भी ठीक है, एक आखिर, लेकिन आपकी खुशी किसी और चीजों में है। पैसे में या शोहरत में खुशी नहीं होती है, वो हमें ढूंढनी पड़ती है। आज मेरे माता पिता चले गए, आज मुझे लगता है कि नहीं यार, किस लिए मैं कैरियर के पीछे इधर भाग उधर भाग ऐसे कर लूं, मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाया, मैं उनके पास बैठ ही नहीं पाया। मेरे पिताजी चाहते थे मैं उनके साथ बातें करूं, उनकी बातें सुनूं। सो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं बैठ पाया, पर मान लो उन्होंने 4 दिन के लिए बोला तो मैं 2 दिन के लिए गया। तो मैं मतलब कॉल आ गया यार कल का शो है, गाड़ी लेके भागे वापस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक शो निकल गया या आपका एक पॉडकास्ट नहीं शूट हुआ या आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो कभी नहीं मिलेंगे। बट अब फील होती है, अब फील होती है। बहन भाई, हम बहन भाई हैं, ये बहन भाई दोबारा सेम माता पिता के पेट से नहीं जन्मेंगे। इनको बचाना जरूरी है, इनके साथ बैठना जरूरी है, इनकी बात सुननी। बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं बहन भाइयों में, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं और 100 चीजें, लेकिन ये दोबारा से नहीं। ये एक बार ही है, ये वन टाइम पॉलिसी है कि आज जिस माँ बाप के हम बच्चे हैं, दोबारा थोड़ा उस माँ बाप के बच्चे कभी होंगे, अगर लाइफ है भी आफ्टर डेथ। तो आज जो है उसमें खुशी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ये खुशी इन्हीं चीजों में मिलती है। नो डाउट 15 साल से लेके 30 साल की उम्र तक आपको कैरियर में खुशी मिलती है, वो होने ही चाहिए, कैरियर बनाना भी चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ खुशी उस चीज में भी ढूंढनी चाहिए जो बचपन में मिलती थी, है ना। हम भीगे हुए हैं, हम मतलब के कीचड़ में हैं, फिर भी माँ आके हमें खाना खिला रही है, हम ऐसे कर रहे हैं, फिर भी खिला रही है, यहाँ से पकड़ के लेके जा रही है नहलाने। वो चीजें बाद में हम ढूंढते हैं। अब हम सैंड में लेटे हुए हैं, हम देख रहे हैं जी हाँ हमें मड वाली मसाज मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वही बचपन वाली चीजें, उन चीजों को याद करके, दोस्तों के साथ रह के, दोस्तों के साथ शेयर करके बातें, हमें खुशी मिलती है। उसी सक्सेस, उसी का नाम है, मैं तो मानता हूँ। सो ऐसा कहा जाता है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उम्र में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में बच्चा होता है। होता है। हम अक्सर मिस करते हैं वो सब चीज़ें जो जो हम बचपन में करते थे। अगर अभी भी, अभी मैं 23 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, अगर मैं अपने 5 भाइयों के साथ बैठा हूँ तो मुझे ये ध्यान में नहीं आता कि मैं कुछ काम की बात करूँ। मेरा वही मन करता है कि गद्दा लेके इसको मार दूँ, कुछ कर लूँ वैसी चीज़ें हैं। तो आप भी अपना बचपन किस तरह से मिस करते हैं, या गाँव को किस तरह से मिस करते हैं यहाँ दिल्ली में रहकर? देखिए, जब आप थोड़े से नाम हो जाता है ना, जब आपको 10 लोग जानने लगते हैं या आपको लगता है कि आपको लोग देख रहे हैं, तो आप अपनी आधी जिंदगी तो वहीं खत्म कर देते हैं। आप चाह के भी उतना अपने साथ नहीं हो सकते जितना आप होना चाहते हैं। फिर भी जब गांव जाता हूँ, बहनों भाइयों के साथ
अच्छा सर, आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अब इस एपिसोड का मेरा आखिरी क्वेश्चन, हम दोनों एक होस्ट के तौर पर कैसे थे? आपने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं ही बोलता रहा। सर, तो आप जो क्वेश्चन तो देख जो लिए बैठे तो जो होस्ट कम बोले वो बोलने वालों को अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आपके पहले बात तो आपको आपके शो के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी दुनिया में मिलियंस में आपका शो देखा जाता है और लोगों के कमेंट्स बड़े पॉजिटिव होते हैं। आपके बारे में ये बोलते हैं, अगर आप अच्छे गेस्ट को लेके आते हो और ऐसे लोगों को लेके आते हो जो ज़मीन से उठ के बने हैं। ऐसा नहीं कि कोई हवा हवाई आया, बंदा आज का स्टार है, आपने बिठा दिया सबके सामने। तो ये आपके शो के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। और अच्छे-अच्छे लोगों को आप ऐसे करिए और समाज में बहुत अच्छी पॉज़िटिविटी फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। तो जैसे मैंने पहले पर्यावरण की बात की या पानी की मैंने बात की, या तो ये भी तो एक पॉजिटिविटी है, ये भी तो ग्रीनरी है ना जो आप बिल्कुल। फैला रहे हो, कि आपका शो देखते हुए कोई बंदा अच्छी बात सीख के बोले कि नहीं यार मुझे ये करना है। तो ये मुझे लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही करते रहिए। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।